हाँ भाई, अब बात करेंगे रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है, या इसका दूसरा नाम है रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड सोडी का नियम, या इसका और नाम है चरघातांकी नियम। ठीक, देखो वैज्ञानिक रदरफोर्ड और सोडी दो अलग अलग हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड और सोडी ने किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन के लिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन, आप इससे क्या समझते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ का विखंडन का मतलब है, मैं बोलना चाहूं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के डीएन परमाणु dt समय में विखंडित हो रहे हैं। मतलब मजा नहीं आया। देखो वापस मैं मान लेता हूं कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी है? n0। प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 50,000, उसका मान कितना है? n0 मान लिया। ठीक, प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n0 है। जिन परमाणुओं में से, इन परमाणुओं में से dn परमाणु, कितने परमाणु? dn परमाणु dt समय में क्या हो गए? विखंडित हो गए। आप सोचो 500 परमाणु 4 सेकंड में विखंडित हो गए, तो समय का मान ये हो गया, dn का मान ये हो गया, है ना। मैं लैंग्वेज के रूप में बोलता हूं, माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n0 है, जिनमें से dn परमाणु dt समय में क्या हो गए? विखंडित हो गए। तब कितने परमाणु शेष बच गए? मैं मान लेता हूं n परमाणु शेष बच गए। एक्चुअली n का मान कितना है आपके पास? n बराबर n0 माइनस dn। इन परमाणु प्रारंभ में थे, इतने विखंडित हो गए, इतने शेष बच गए। तो टोटल में थे, विखंडित को घटा दिया, विखंडित को घटा दिया, इतने शेष बचे, है ना। आप अगेन, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप तो यहां देखो, मैं मान लेता हूं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के dn परमाणु कितने, dn परमाणु कितने समय में? dt समय में विखंडित हो गए। तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर, विखंडन की दर कितनी होगी? dn ओवर dt। रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर को किससे डिनोट करेंगे? dn ओवर dt। आप सोचो, एक बार 15 दिन में 50 आदमी मरे, 50 आदमी 15 दिन में मरे। एक बार क्या होता है? 15 दिन में 500 आदमी मरे। मरने की दर कब ज्यादा है? जब 500 आदमी मर रहे हैं, है ना। अगर मरने की दर हम निकालना चाहें, पहले प्रारंभ में मरने की दर कितनी थी? 50/15 यही थी। बाद में कितनी है? 500/15 यही है ना। ऐसे बोला है, इतने परमाणु इतने समय में विखंडित हो गए। विखंडित होने का मतलब टूटना, नष्ट होना, क्षयित होना, ऐसे ही है ना। इसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर क्या हो गई? dn ओवर dt। चले आगे, चलो बेटा। हाँ, रदरफोर्ड और सोडी में नियम दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर मतलब dn ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। dn ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। इसका मतलब है, इस रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम के अनुसार या चरघातांकी के नियम के अनुसार या रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, उस समय उस अभिक्रिया में कितने परमाणु ले रहे हैं, उस समय उस अभिक्रिया में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं,
उन परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर dN/dt, विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। ऐसा कैसे हुआ? रदरफोर्ड और स्टडी कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसको प्रयोग से ऐसा फील हो रहा है कि ये विखंडन की दर है वो उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो आप, मैं एक एग्जांपल से बोलता हूं। मेरे पास में क्या है, एक ड्रम पानी है, उसमें 200 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने 10 किलो चीनी डाल दी उसके अंदर। मैंने 10 किलो चीनी डाल दी और चीनी डाल के एक बड़ा सा डंडा ले लिया और डंडे से मैं उसको घुमा रहा हूं, उस चीनी को घोल रहा हूं ऐसे चम्मच बना के डंडे से। ठीक है ना? अब मैं इस चीनी को घोल रहा हूं, मैं 5 मिनट बाद में इस डंडे को बंद करके देखता हूं तो उस 10 किलो चीनी में से 5 किलो चीनी घुल चुकी है 5 मिनट में। अब आगे फिर मैं वापिस, अब कितनी चीनी रह गई हमारे पास? 5 किलो चीनी रह गई। मैं वापिस फिर डंडे को घुमाना स्टार्ट करता हूं। अब मैं 5 मिनट बाद फिर वापिस देखता हूं। आप ये बताओ 5 मिनट पश्चात जो 5 किलो चीनी बची हुई थी वो सारी चीनी घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी। एग्जाम्पल फिर बोलता हूं, आप क्या करना, आप 2 जग ले लेना और मैं 1 लीटर दूध ले लेना, 1 मुट्ठी चीनी डाल देना। डाल दी चीनी, आपने जग में एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, 2 बार 3 बार ऐसे किया और 2-3 बार देखेंगे, अदल बदलने के पश्चात देखेंगे तो उसमें से आधी चीनी घुल जाएगी। लेकिन अब आधी चीनी को घोलने के लिए 2-3 बार की जरूरत नहीं होगी, कम से कम 8-10 बार पलटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शेष चीनी को घोलने के लिए है। पहले तो आपने मान लो आधी चीनी को घोलने के लिए 4 बार अदला बदला था और आधी चीनी क्या हो गई? घुल गई थी ना। लेकिन अब शेष आधी चीनी आपके 4 बार अदलने बदलने पर नहीं घुलेगी। आप 4 बार अदलेंगे बदलेंगे तो जो आपकी चीनी थी प्रारंभ में उसकी आधी चीनी घुलेगी, शेष चीनी फिर भी रह जाएगी। मतलब क्या लॉजिक होता है? आप सोचो, मेरे पास 10 किलो चीनी है, मैं 10 किलो चीनी को 5 मिनट तक घोलता हूं तो 5 मिनट में ये 5 किलो चीनी घुल जाती है। शेष कितनी बच गई? 5 किलो। इसका मतलब आधी चीनी घुल गई। इस चीनी की अर्धायु कितनी हो गई? 5 मिनट। ठीक है ना? चीनी की अर्धायु 5 मिनट। आगे चलो, ये अब शेष 5 किलो बच गई है, 5 मिनट तक फिर घोलता हूं। अब क्या हुआ बेटा? 2.5 किलो चीनी घुलेगी, मात्रा आपकी 2.5 किलो चीनी फिर बच जाएगी। क्यों? चीनी की अर्धायु वो फिक्स है, कितना? 5 मिनट। ये तो चीनी, जितनी चीनी है उस चीनी का आधा भाग मात्र 5 मिनट में घुलेगा। अब देखो 2.5 किलो चीनी 5 मिनट में, अगली बार 1.25 किलो चीनी 5 मिनट में, अगली बार आपके पास में 1.25 किलो का आधा कितना आएगा? 700 ग्राम, कुछ ऐसी नहीं, 650 ग्राम, 6.25 ग्राम चीनी 5 मिनट में घुलेगी। ये हुआ इसका आधा। भाई आप देखो, जब चीनी को घोलते रहते हैं ना, आपके पास दूध को आप अदल बदल रहे हैं, मीठा कर रहे हैं, लास्ट में कुछ चीनी बच जाती है ना थोड़ी सी, वो बहुत देर में घुलती है और आप फिर भी उसको अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन वो चीनी के मॉलिक्यूल्स फिर भी नहीं घुल पाते। लास्ट में आपको दूध पीना पड़ता है और चीनी को हिला के पीना ही पड़ता है। ऑप्शन होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता? क्यों नहीं घुली वो चीनी? इसका मतलब क्या है भाई? आप तो ऐसे सोचो, लास्ट में चीनी के 10 कण भी रह जाएंगे ना, उन 10 कण में से 5 कण 5 मिनट में घुलेंगे। अब 5 कण रह गए ना, वे 5 कण अगले 5 मिनट में 2.5 कण ही घुलेंगे। फिर 2.5 कण रह गए ना, वो 5 मिनट में 1.25 कण ही घुलेगा। अब 1.25 कण में से भी 5 मिनट में आप बदलते बदलते रहेंगे तो उनका भी आधा हिस्सा घुलेगा। लास्ट में वो वाला, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ अनंत समय में जाके विखंडित होता है। ठीक है ना? तो यहां मैं बोलना था, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। स्टार्टिंग में चीनी के घुलने की दर ज्यादा थी, क्योंकि जब 10 किलो चीनी थी तो 5 मिनट में ही 5 किलो घुल गई थी। अगली बार में 5 किलो चीनी हुई तो 5 मिनट में 2.5 किलो ही घुली थी।
फिर अगली बार में 1.25 किलो ही 5 मिनट में घुली थी। तो चीनी के घुलने की दर, चीनी के नाभिकों के विखंडन की दर किस बात के ऊपर डिपेंड कर गया? चीनी के परमाणु के ऊपर डिपेंड कर गया, है ना। वो तो मैंने एग्जांपल है। यार रदरफोर्ड और सोडी क्या कहते हैं? किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के विखंडन की दर, इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब क्या होता है आपके पास? dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां एक माइनस चिन्ह और लग जाता है। कौन सा चिन्ह? लिख देता हूं। ये माइनस चिन्ह अपने आप में कुछ खतरनाक है, कोई चीज को डिनोट करता है। यहां नेगेटिव चिन्ह परमाणुओं की संख्या में कमी को व्यक्त करता है। भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर, इसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ नष्ट हो रहा है, टूट रहा है। विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। भाई विखंडन, जब विखंडन होगा तो जो हमारे पास मौलिक नाभिक थे, इस शेष बचे हुए नाभिक थे, उन नाभिकों की संख्या में निरंतर क्या होती जाएगी? कमी। पहले कितने थे? 10 किलो, 5 किलो, 2.5 किलो, 1.25 किलो, अल्टरनेट 625 ग्राम अल्टरनेट आपके पास में उनके नाभिकों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। माइनस चिन्ह परमाणुओं की संख्या में कमी को डिनोट करता है, ठीक है ना। चलो यहां समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई नियतांक लगा देता हूं। dN/dt बराबर माइनस का लैम्बडा इंटू n, जहां लैम्बडा क्या है आपके पास? क्षयन नियतांक या लैम्बडा क्या है? क्षयांक। लैम्बडा क्या है? सॉरी यार, यहां क्या आएगा? n। चले आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ एक समाज के आदमियों को एक साइड में, अलग समाज के आदमियों को एक साइड में, यहाँ n इधर n है तो n को इधर भेज दो और dt को इधर भेज दो। आपको क्या मिलेगा? dN/n बराबर माइनस लैम्बडा इंटू dt, ठीक है ना। चले आगे, दोनों ओर समाकलन कर देता हूं। समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, देखो समाकलन करूंगा तो क्या आएगा आपके पास? dN/n बराबर माइनस लैम्बडा इंटू dt। दोनों ओर समाकलन कर दिया, ठीक। दोनों ओर समाकलन करूंगा। अब देखो मैं समाकलन कर रहा हूं कहां से कहां तक? प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। यहां क्या है? n परमाणु की संख्या। प्रारंभ में परमाणु कितने थे? n0। मैंने बताया था प्रारंभ में परमाणु की संख्या n0 है। जो dn परमाणु dt समय में विखंडित होकर कितने शेष बच गए ना। चलो प्रारंभ में परमाणु की संख्या n0 है और लास्ट में कितनी हो गई? रह गई n। प्रारंभ में समय 0 था, लेकिन मैं मान लेता हूं कितना समय हो गया? t समय हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके पास dN/n इसका समाकलन करना है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। क्या होता है? log x। क्या होता है बेटा? log x। ई बेस में log x होता है, ठीक है ना। चलो इधर कुछ है, एक और इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान कितना होता है? समाकलन x, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/n इंटू dn बन रहा है ना। 1/x इंटू dx का क्या होता है? log x। तो इसका समाकलन क्या होगा? log ऑफ क्या होगा? n होगा। भाई 1/x इंटू dx का log x होता है, तो 1/n इंटू dn का क्या होगा? log n होगा। चलो लिमिट कहां से कहां तक है? n0 से n बराबर क्या आएगा? देखो माइनस का लैम्बडा कांस्टेंट बाहर निकाल दो,
क्या रहेगा dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है तो dt का क्या होगा t होगा। कहां से 0 से t तक लिमिट पुट करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, n की जगह ऊपर वाला मान रख दो log ऑफ n माइनस log ऑफ n बराबर माइनस के लेमड़ा t माइनस 0। आपके पास एक फॉर्मूला होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्या होता है log m बटा n, ठीक है ना। तो देखो log n माइनस n नॉट बराबर क्या आएगा log ऑफ, log e बेस में चल रहा है आपका n अपॉन बराबर माइनस का लेमड़ा इनटू, ठीक है बेटा। अब देखो मुझे लॉग हटाना है, अगर किसी स्थान पर आपको लॉग लेना हो, लॉग लाना हो कहीं से तो लिख दो लॉग लेने पर, और लॉग हटाना हो तो लिख दो लॉग हटाने पर। इट मीन एंटी लॉग लेने पर, क्या एंटी लॉग लेने पर, प्रति लघु गुणक लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, ठीक। एंटी लॉग लूंगा तो यहां से लॉग हट जाएगा, ठीक है ना। एंटी लॉग लूंगा तो यहां से लॉग हट गया, ये आपके पास क्या रह गया n अपॉन n नॉट बराबर, इधर कुछ नहीं है लेकिन ये लॉग है वो एक ही घात में, एक ही बेस में, तो आपके पास में इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा e की पावर माइनस लेमड़ा इंटू टी। जो ये राशि है, ये राशि सारी की सारी ए की पावर पहुंच जाएगी, ए के कहां पर पहुंच जाएगी पावर पहुंच जाएगी। ये आपके पास चर घातांकीय फल बन जाएगा। चर घातांकीय फलन क्या होते हैं, ए की पावर x वाला फलन बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो अपन ने यहां बोला चर घातांकीय नियम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो n, आपको n का मान चाहिए, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमड़ा इंटू, यहाँ n क्या है शेष बचे परमाणुओं की संख्या, यहाँ n शेष बचे परमाणुओं की संख्या, n नॉट प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, लेमड़ा 6 नियतांक हो गया, एंड आपके पास t क्या हो गया समय, क्या हो गया समय। ये अंत में इतने मॉलिक्यूल्स बचे। चले आगे भाई, मेरा डेरिवेशन खत्म होता है लेकिन मुझे एक वक्र चाहिए। यहाँ पर वक्र क्या है, शेष बचे परमाणुओं की संख्या, क्या शेष बचे परमाणुओं की संख्या और समय के मध्य वक्र चाहिए। देखो जब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसकी विखंडन, उसका विखंडन प्रारंभ नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है तो तब समय का मान कितना होगा 0, समय 0 यहां रहेगा। जब विखंडन प्रारंभ नहीं हो रहा है तो आपके जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रारंभ में थे, परमाणु थे, रेडियो एक्टिव पदार्थ के जितने परमाणु प्रारंभ में थे वो सारे के सारे परमाणु एक ही रहेंगे। तो प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, अधिकतम। ये अधिकतम कितने n नॉट परमाणु। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे विखंडन शेष परमाणु विखंडित होंगे, और विखंडित होंगे तो परमाणु की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आपको जो वक्र मिलेगा वो वक्र इस प्रकार से, ठीक। ये वक्र अनंत पर जाके मिलेगा, कहां पर, अनंत पर जाके मिलेगा, क्योंकि ये आपको पता है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने समय में, अनंत समय में जाके विखंडित होता है। बोलो कोई समस्या। ये आपके पास में क्या हो गया, रदरफोर्ड सोडी का नियम या रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, या आपके पास चरघातांकीय नियम। रदरफोर्ड सोडी का नियम अगर वो एक नंबर में पूछता है, मात्र 1 नंबर में, तो आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर उस समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस n। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक आएगा लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा 6 नियतांक है, आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्बडा n, ठीक। अगर वो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता है तो फाइनली यहाँ तक आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक। कोई समस्या। चलो भाई आगे चलते हैं।